हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज इस चैनल के माध्यम से हम आपको महेश कुमार वर्माल की जो पुस्तक आती है उससे सार संग्रह करके उसी सार संग्रह पुस्तक से आपको मैं सभी ऑब्जेक्टिव कराने का प्रयास करूंगा। तो आज का ये पहला वीडियो है और आज हम प्राचीन भारत के इतिहास से शुरू कर रहे हैं। तो पहला टॉपिक है प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का काल कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो प्रथम वास्तविक पुस्तक प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित राजतरंगिणी को माना जाता है या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। आहत सिक्के कहलाते हैं। सिक्का के अध्ययन को मुद्राशास्त्र या नुमिस्मेटिक कहा जाता है। सिक्के के अध्ययन को मुद्राशास्त्र या नुमिस्मेटिक कहा जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो यह है स्टुअर्ट पिगट की। नेक्स्ट है, चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए इंतु शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट है, उत्कीर्ण उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को अभिलेखाशास्त्र या एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखाशास्त्र को ही इंग्लिश में एपिग्राफी कहा जाता है और क्वेश्चन के ऑप्शन में ज़्यादातर अभिलेखाशास्त्र न देके एपिग्राफी दिया जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। लिपियों के अध्ययन के विकास को पुरालिपि विद्या कहा जाता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? तो यह हुआ था हाथी गुम्फा अभिलेख से। हाथी गुम्फा अभिलेख से सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख हुआ था। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित विकास किसने तैयार किया था? प्राचीन भारत का पूछ रहा है। प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित विकास B.A. स्मिथ ने तैयार किया था। नेक्स्ट है इतिहास। इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज, आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या एज भी आप बोल सकते हैं। और आदि ऐतिहासिक काल को प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं और ऐतिहासिक काल को हिस्टोरिकल पीरियड कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल की उत्पत्ति प्रागैतिहासिक काल जो है यह मानव उत्पत्ति से 3000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। प्रागैतिहासिक काल 3000 से 600 ईस्वी पूर्व तक के काल को आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है और 600 ईस्वी पूर्व से आगे तक के काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है।
पुरा प्रागैतिहासिक काल पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। और आदि ऐतिहासिक काल जो है इसका लिखित साक्ष्य उपलब्ध है किंतु पढ़ा नहीं जा सका है, अतः यह अपठनीय है। पुरातात्विक के एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य इसमें उपलब्ध हैं ऐतिहासिक काल में। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ एवं पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण का अध्ययन या प्रयोग किया जाता है। सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था, या ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को। नेक्स्ट है, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा वेवस्वत मनु थे। वायुपुराण में किस वंश का उल्लेख है। वायुपुराण में गुप्त वंश का उल्लेख है। वायुपुराण में किस वंश का उल्लेख है, तो गुप्त वंश का उल्लेख है। नेक्स्ट है, अभिलेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश के अंतर्गत ही चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया था। नेक्स्ट है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है, तो यह होता है कल्पसूत्र से। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है, तो यह होता है कल्पसूत्र से। कल्पसूत्र से नीचे दिया हुआ है, कल्पसूत्र से देख पा रहे हैं, कल्पसूत्र आप। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अध्ययन अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। नेक्स्ट है, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है, तो यह है मौर्य वंश। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है, तो यह है मौर्य वंश। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है, दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर। और एक होती है नस्तलीक लिपि। नस्तलीक लिपि यह बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है, नस्तलीक लिपि। नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है, तो गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है नारद स्मृति से। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सी है, मनुस्मृति। नेक्स्ट है, शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है, तो मनुस्मृति को। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है, मनुस्मृति को। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस
ग्रंथ में कहा गया है? स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट है, महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। या क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है कि महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो जय संहिता। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सप्तसाहस्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं? तो आप बताइएगा। 1,00,000 श्लोक है। महाभारत में कितने श्लोक हैं? तो 1,00,000 श्लोक हैं वर्तमान में। अब तो और भी बढ़ गया है। नेक्स्ट है, पुरालेख विद्या से अभिप्राय है शिलालेखों का अध्ययन पुरालेख विद्या कहलाता है। आपने इससे पीछे भी पढ़ा था। पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? तो डार्विन को पुरावशेष का महानतम अन्वेषक माना जाता है, यानी खोजकर्ता माना जाता है। इब्न बतूता का यात्रावृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रेहला के नाम से। इब्न बतूता का यात्रावृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? रेहला के नाम से। हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। हेनसांग ने बौद्ध धर्म का अध्ययन नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। इसके बाद आता है प्रमुख अभिलेख व शासक। प्रमुख अभिलेख व शासक। अभिलेख एक सेट है, एक सेट शासक है। हाथीगुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल। हाथीगुम्फा इधर अभिलेख है और इधर शासक है। हाथीगुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। एहोल अभिलेख कौन है? पुलकेशिन द्वितीय। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। जूनागढ़ अभिलेख के शासक रुद्रदामन। इसके बाद है प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। भित्री व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। भित्री व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? शुंग काल की। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो शुंग काल की। हेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? हेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन शियू की पुस्तक में किया है। अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो अल-बरूनी ने। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो अल-बरूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? पांड्य राज्य की। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो पांड्य राज्य की। नेक्स्ट है, पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के पिता का इतिहास का पता चलता है? पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो शुंग वंश का। शुंग वंश का। नेक्स्ट है, अब आता है
चीनी लेखकों का वर्णन। चीनी लेखकों का वर्णन। लेखक फाहियान, हेनसांग और इत्सिंग के बारे में पढ़ेंगे। फाहियान का कार्यकाल 399 से 414 ईस्वी तक रहा और इसने रचनाएं की थी भारत दशा का विवरण। यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय की माध्यम कोरिया तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद राजमहल को देवनिर्मित बताया था। फाहियान प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय के माध्यम कोरिया तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद राजमहल को देवनिर्मित बताया है। इसके बाद है हेनसांग। हेनसांग 629 से 645 ईस्वी तक भारत में रहा। इसने शियुकी की रचना की और हेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। हेनसांग किसके कार्यकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। हेनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्यमुनि नीति का पंडित कहा जाता है। इत्सिंग जो 6 से 7375 वर्ष सबसे कम वर्ष यानी 2 वर्ष तक रहा। इसने रचना की प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथा। इत्सिंग चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। इत्सिंग चीनी बौद्ध यात्री था जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इससे अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल यानी स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।